अब इस 32वें सवाल में कह रहा है कि लोहे की 3 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। यदि तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाए तो उसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात करो। तो जैसा कि इस सवाल में कहा जा रहा है कि 3 अलग अलग मापों के 3 घन हैं, जिसमें इस घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है और इस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाना है। तो मान लेते हैं कि इन तीनों घनों को पिघलाकर जो एक नया घन प्राप्त हुआ है वह यह घन है। तो हमें इस घन का आयतन ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और विकर्ण ज्ञात करना है। तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर और विकर्ण बराबर होता है √3 गुणे भुजा। तो देखिए आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण तीनों चीज ज्ञात करने के लिए हमारे पास भुजा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि भुजा होगी तभी हम आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, इसकी पहले हम भुजा पता कर लें। तो भुजा कैसे पता करेंगे? क्योंकि इन तीनों घनों को ही पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इसका मतलब इन तीनों घनों के आयतनों का जो योग होगा वह बराबर होगा इस नए घन के आयतन के। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि इस घन की जो भुजा है वह a है, या x मान सकते हैं या y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे। ठीक है, तो मान लिया गया कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले जो ये घन है, इनको पिघलाकर जो नया घन बना है उसकी जो भुजा है वह a मान ली गई है। ठीक है, तब यहाँ पर हम सीधे सीधे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा? इस घन का आयतन बराबर इन तीनों घनों के आयतनों का योग। तो इस घन का आयतन क्या हो जाएगा? तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब और भुजा को यहाँ पर a माना गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a क्यूब बराबर होगा इन तीनों घनों के आयतनों के योग के। तो इन तीनों घनों का आयतन कैसे हम पता करेंगे? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा? 6 क्यूब। फिर हमें जोड़ना होगा इस घन के आयतन को, जो कि हो जाएगा 8 क्यूब, और इसमें हमें जोड़ना होगा इस वाले घन का आयतन, जो कि हो जाएगा 10 की घात 3। तो अब इसे हल कर लें। तो 6 को जब 3 बार गुणा कराएंगे तो 216 हो जाएगा, क्योंकि 6 छक 36 और 36 छक्का 36 हासिल 3 36 18 3 21 216 हो जाएगा। फिर प्लस 8 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 8 × 64 और 64 80 हो जाएगा। 8 चक्कू 32 हासिल 3 8 छंग 48 3 51 512। फिर प्लस 10 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लें तो 2 और 6 8 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 1 यह, तो यह हो जाएगा 1728, जो कि है a क्यूब के बराबर। और हमें चाहिए सिर्फ a, तो a बराबर क्या हो जाएगा? जो यह घात 3 है, इस घात 3 को हम उठाकर जब इधर लेकर आएंगे तो यह घनमूल बन जाएगा 1728 का। तो 1728 का घनमूल पता कर लें। तो पहले हम इसके गुणनखंड पता करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 जो है यहाँ पर 3 बार है, यह 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है। ठीक है, क्योंकि घनमूल में हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। अतः जो 1728 का घनमूल आएगा वह आएगा 12। तो a आ गया 12, मतलब इस घन की जो भुजा आई है वह आई है 12 सेंटीमीटर। अब हम इस घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें नए घन का आयतन बराबर। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब, और भुजा को a माना गया है, मतलब a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और a आया है 12, तो 12 का क्यूब हो जाएगा। और अभी a क्यूब आया था 1728, मतलब जब 12 को हम 3 बार गुणा कराएंगे तो 1728 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1728 लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें नए घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 6 गुणे भुजा को a माना गया है तो a स्क्वायर, और a का मान आया है 12, तो यह हो जाएगा 6 गुणे 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बरोबर हम 144 हो जाएगा। फिर 144 को 6 से गुणा कराएंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2 6 चौक 24 2 26 हासिल 2 6 कम 6 2 8, तो यह हो जाएगा
64। तो चूंकि यह संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे। अब रह गया है विकर्ण ज्ञात करने को। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √3। तो भुजा आया है 12, तो यह हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। अतः यही तीनों हो जाएंगे हमारे आंसर। अब इस 33वें सवाल में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाकर रख दिया गया है। परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि 33वें सवाल में कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को मिलाकर रख दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे 3 घन हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है और यह भी घन 5 सेंटीमीटर भुजा का ही है और इस घन की भी माप 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फिर सवाल कह रहा है कि यदि इन तीनों घनों को आपस में मिलाकर रख दिया जाए तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो मान लेते हैं कि इन तीनों घनों को मिलाकर जो एक नई आकृति बनेगी वह यह है। तो इसमें देखिए इन तीनों की जो ऊंचाई और चौड़ाई है वह तो बदलेगी नहीं, क्योंकि जितनी इसकी ऊंचाई यह है उतनी ही ऊंचाई यहाँ पर रहेगी और जितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है वही यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई रहेगी। सिर्फ लंबाई बदल जाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई 5 है तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर रख दिया गया तो 5 यहाँ पर बन गया। फिर इस दूसरे घन को यहाँ पर रख दिया गया तो 5 यह हो गया और इसको यहाँ पर रख दिया गया तो 5 यह, 5 यह और 5 यह। तो इस आकृति की जो कुल लंबाई होगी वह होगी 5, 5, 10, 5, 15 सेंटीमीटर। तो ये पूरी लंबाई है इसकी 15 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगी और चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ऊंचाई और चौड़ाई तो 5-5 ही रहेगी, लेकिन जो इस घनाभ की लंबाई हो जाएगी वह 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सवाल कह रहा है कि परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो जो यह आकृति बनी है यह घनाभ ही है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर भुजा के तीनों घनों को मिलाकर बने परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। तो इसमें सबके मान रख दें इस घनाभ के, तो यह हो जाएगा 2 × L कितना है 15, क्योंकि यह लंबाई होती है तो 15 गुणे B कितना है, चौड़ाई कितनी है 5 ही है, फिर प्लस B है 5 और H इसकी ऊंचाई कितनी है 5 ही है, फिर प्लस H 5 और L 15। तो अब इसको हल कर लें तो क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में 15 × 5 = 75 और प्लस 5 × 5 = 25, फिर प्लस 15 × 5 = 75, क्योंकि पहले इनकी गुणा होगी फिर इनको जोड़ेंगे। तो 75 × 25 = 100 और 75 यह, तो यह हो जाएगा 175। तो 2 × 175, तो 175 का जब दुगना करेंगे तो यह हो जाएगा 350। तो चूंकि यह संपूर्ण पृष्ठ है और संपूर्ण पृष्ठ का जो मात्रक होता है वह होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मापे यहाँ पर सेंटीमीटर हैं इसलिए सेंटीमीटर रखेंगे, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 34वें सवाल में कह रहा है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। टंकी पानी से पूरी भरी है। 15 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार बर्तन से 6 बार पानी निकालने पर पानी की सतह कितना नीचे गिरेगी तथा टंकी में किस ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। तो मान लेते हैं कि यह एक टंकी है। तो आयताकार टंकी की जो माप है वह लंबाई में है 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई में है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई में है 20 सेंटीमीटर। और जिस बर्तन से पानी निकाला गया है मान लेते हैं कि वह बर्तन यह है, जो कि इस बर्तन की जो भुजा है वह है 15 सेंटीमीटर। तो यह चित्र घन के रूप का क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार बर्तन। तो यह एक घनाकार बर्तन है जिसकी प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है, लंबाई भी 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 15 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन से इस टंकी में जो पानी है उसे निकाला गया है, वो भी कितनी बार, 6 बार। तो हमें यह पता करना है कि जो यह टंकी पूरी भरी है पानी से और 6 बार जब हम इस बर्तन से पानी निकालेंगे तो इस टंकी में पानी की सतह कितनी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि अभी जो पानी की सतह है वह तो 20 सेंटीमीटर है
और जब हम इसमें से 6 बार पानी निकाल लेंगे तो इसकी सतह कुछ ना कुछ नीचे जरूर गिरेगी। तो हमें वही चीज पता करना है कि सतह कितनी नीचे गिरेगी। तो देखिए, जब हम इस टंकी से 6 बार निकालेंगे तो मान लेते हैं कि एक बार निकालने से पानी की सतह इतनी नीचे आ गई, मतलब 20 सेंटीमीटर था तो अब कुछ रह गया 18 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरी बार निकालेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर आ जाएंगे, फिर तीसरी बार, चौथी बार, और जब छठी बार निकालेंगे तो मान लेते हैं कि पानी की सतह यहाँ पर आ जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पानी निकल गया है जब 6 बार इस बर्तन से पानी निकाला गया है। ठीक है, तो अब यह पानी रह गया सिर्फ यहाँ तक। तो देखिए, चूंकि 6 बार इस बर्तन से पानी निकाला गया है तो जो यह 6 बार इस बर्तन से पानी निकाला गया है तो उसका आयतन बराबर होगा इस टंकी से निकाले गए पानी के आयतन के। तो सबसे पहले तो हम यह पता कर लें कि इस बर्तन से जो 6 बार पानी निकाला गया है वह कुल पानी का आयतन कितना है, और फिर बाद में हम इस बर्तन का पानी पता कर लेंगे कि इस बर्तन से कुल पानी कितना निकाला गया है। फिर दोनों आयतनों को बराबर कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि कुल ऊंचाई कितनी नीचे आ गई है। ठीक है, तो पहले तो हम एक बार इस बर्तन से निकाले गए पानी का आयतन पता कर लें, और फिर 6 से गुणा कराकर पता चल जाएगा कि 6 बार में कुल कितना आयतन पानी निकाला गया है। तो लिखेंगे घनाकार बर्तन से एक बार निकाले गए पानी का आयतन बराबर, तो पानी का आयतन पता करने के लिए हमें इस बर्तन का आयतन पता होना चाहिए। तो इस बर्तन का आयतन कैसे पता करेंगे, चूंकि यह घनाकार है और घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा के ऊपर, और इसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का हो जाएगा क्यूब। तो 15 की गुणा 3 बार करा लें या इतना ही पड़ा रहने दें, क्योंकि अभी जब बराबर करेंगे तो कुछ ना कुछ कट पिट जाएगा। ठीक है, तो गुणा ना कराएं, इतना ही पड़ा रहने दें। अब चूंकि यह तो एक बार निकाले गए पानी का आयतन है, अब घनाकार बर्तन से 6 बार निकाले गए पानी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा 15 की घात 3 का। और चूंकि यहाँ पर जो इसकी माप है सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो इस बर्तन से जो 6 बार पानी निकाला गया है उस पानी का आयतन कितना है, 6 गुणे 15 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब यह आयतन बराबर होगा इस बर्तन से निकाले गए पानी के आयतन के। तो इस बर्तन से कितना पानी निकाला गया है हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि यह बर्तन घनाभाकार है और घनाभाकार बर्तन में पानी का आयतन पता करने के लिए हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए। तो लंबाई तो इस टंकी की हमारे पास है जो कि है 90 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वह है 60 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास जो पानी नीचे आया है उसकी ऊंचाई नहीं है, क्योंकि पूरी ऊंचाई तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की हमें ऊंचाई नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि h सेंटीमीटर पानी की सतह नीचे आ गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो हम पता कर सकते हैं कि इस बर्तन से कुल कितने आयतन का पानी निकाला गया है। तो यहाँ पर चूंकि h माना गया है तो पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि माना h सेंटीमीटर टंकी में पानी की सतह नीचे गिरेगी। ठीक है, तब टंकी से निकले पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 90 गुणे चौड़ाई है 60 और गुणे ऊंचाई को h माना गया है, और यहाँ पर लिख दें सेंटीमीटर क्यूब। तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख दें प्रश्नानुसार दोनों पानी का आयतन बराबर कर दें। तो यह हो जाएगा 90 गुणे 60 गुणे h और बराबर यह हो जाएगा 6 गुणे 15 की घात 3। तो यहाँ से चूंकि हमें h का मान ज्ञात करना है तो h बराबर क्या हो जाएगा, इधर है 6 गुणे, देखिए 15 है 3 बार, तो हम इसको 15 गुणे 15 गुणे 15 लिख सकते हैं 3 बार। और चूंकि 90 और 60 गुणे में इधर है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 90 गुणे 60। तो इसे काट पीट लें तो 15 अक्कम 15, 15 चक्कू 60, 15 अक्कम 15, 15 छक्का 90, 6 अक्कम 6, 6 अक्कम 6। तो ऊपर बचा 15, नीचे बचा 4, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर बचा 15 नीचे बचा 4, तो 15 बटा 4। तो 4 से 15 में भाग करा लें तो यह आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। अतः जो टंकी से पानी की सतह नीचे गिरेगी वह गिरेगी 3.75 सेंटीमीटर, मतलब 3.25 सेंटीमीटर। और पहले टंकी में जो कुल पानी की ऊंचाई थी वह कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। और चूंकि 3.75 सेंटीमीटर कम पड़ गई है तो हम 20 में से घटाकर पता कर सकते हैं कि टंकी में किस ऊंचाई तक पानी रह गया है। क्योंकि 2 सवाल हमसे पूछे गए थे तो एक का तो आंसर आ गया है, अब दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, हम 20 में से यह 3.75 घटा देंगे
तो लिखेंगे तथा शेष बचे पानी का टंकी में ऊंचाई बराबर कितनी रह जाएगी। 20 पहले थी जिसमें से 3.75 कम पड़ गया, तो 20 में से 3.75 कम कर लें 16.25, तो बराबर 16.25 सेंटीमीटर। अतः एक आंसर हमारा यह हो जाएगा और एक आंसर हमारा यह हो जाएगा, क्योंकि 2 सवाल हमसे पूछे गए थे। अब देखिए जो अगला सवाल 35वां है वह 8वें सवाल और 28वें सवाल के जैसा ही है। ठीक है, सिर्फ संख्याएं बदली हैं लेकिन हल करने का तरीका वही रहेगा। और 36वां सवाल 12वें सवाल के जैसा है, 37वां सवाल 23वें सवाल के जैसा है, जिन्हें आप इन हल किए हुए सवालों की सहायता से स्वयं कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 17.2 करेंगे।